हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास में बड़ा धमाका, बड़ी क्लास आपके सामने आज रखी जाएगी। टॉपिक रहेगा अपना उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन और इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम 75 क्वेश्चन जानेंगे MCQs इस टॉपिक के, जो नीट की एग्जाम में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बायोलॉजी को शामिल किया जाता है, सारे के सारे जो इस टॉपिक के क्वेश्चन है वो उस PDF में आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में अंत तक और अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास में जुड़िए और ध्यान रहे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर खुद को देने का प्रयास भी करना है, तो कमेंट में आपको बताना है। तो चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पढ़ो, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जानिए। निम्न में से कौन अमोनोटेलिक है? बिल्कुल अमोनोटेलिक। देखो, नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ऑप्शन नंबर 1 में रखा है अधिकांश अस्थिल मछलियां जिनको टिलोइस्ट के नाम से जानते हैं, टेडपोल, जलीय कीट, जलीय उभयचर, ऑल ऑफ दीज। अब तो आपके सामने बड़ी विडंबना सी आ गई कि ऑप्शन भी ज़्यादा हैं और ऑल ऑफ दीज भी दिया हुआ है। तो बिल्कुल देखो, ये सरल सा क्वेश्चन आपके लिए रखा गया कि अधिकांश अस्थिल मछलियां जिनको टिलोइस्ट कहा जाता है, टेडपोल, जलीय कीट, जलीय उभयचर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। स्टूडेंट्स, अमोनोटेलिक जीव वो होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो जलीय जो जीव होते हैं वो मोस्टली अमोनोटेलिक माने जाते हैं, अपवाद को छोड़ करके। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि वह स्थिति जिसमें वृक्क मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में असफल रहते हैं। देखो क्वेश्चन जानो, यानी वह स्थिति जिसमें किडनी जो होती है वो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में असफल होती है, वो क्या होती है? देखो, इनमें क्रिएटिनिन का पाया जाना, यानी उसको क्रिएटिनिन कहा जाता है, हिमेटोयूरिया कहा जाता है, एनयूरिया कहा जाता है, कीटोयूरिया कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, क्रिएटिनिन, हिमेटोयूरिया, एनयूरिया, कीटोयूरिया। तो ध्यान रहे कि वह स्थिति जिसमें किडनी जो होती है वो मूत्र को नहीं बना पाती है, उस स्थिति को कहा जाता है एनयूरिया। क्या कहा जाता है? एनयूरिया। तो अपना जो 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायूरेसिस एक स्थिति है जिसमें CPMT 1990 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और हाँ, जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें ओल्ड जो पेपर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जिनमें आए हुए क्वेश्चन है वो बहुत सारे इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको प्रिपरेशन की एक लाइन मिलेगी जिसके आधार पर हम और आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो, डायूरेसिस एक स्थिति है, मूत्र उत्सर्जन का आयतन बढ़ जाता है डायूरेसिस में, मूत्र उत्सर्जन का आयतन घट जाता है, वृक्क मूत्र उत्सर्जन करने में असफल रहते हैं और शरीर में जल संतुलन बिगड़ जाता है। वेरी नाइस, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। डायूरेसिस किसे कहते हैं? डायूरेसिस एक स्थिति होती है जिसमें मूत्र उत्सर्जन का आयतन बढ़ जाता है और मूत्र उत्सर्जन का आयतन घट जाता है, वृक्क मूत्र उत्सर्जन करने में असफल रहते हैं, शरीर में जल संतुलन बिगड़ जाता है। तो बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे करेक्ट आंसर के पास में कि वृक्क जो होते हैं वो मूत्र उत्सर्जन करने में क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। आगे देखो, मानव में केशिका गुच्छ में प्रभावी निस्पंदन दाब, जिसको निस्यंदन दाब भी कह सकते हैं, कुछ किताबें निस्पंदन दाब भी लिखती हैं, दाब होता है। देखो, 75 mmHg से ज़्यादा होता है, 10 mmHg से ज़्यादा होता है, 35 mmHg से ज़्यादा होता है और 50 mmHg से ज़्यादा होता है। जो बच्चे कल की थ्योरी क्लास में जुड़े हुए थे डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि बोमेन संपुट के अंदर, ये बोमेन संपुट वाला भाग होता है, बिल्कुल बोमेन संपुट वाला भाग होता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर अभिवाही धमनी क्या काम करती है? यूरिया युक्त रुधिर को लाने का काम करती है। और यहाँ पर केशिका गुच्छ आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म होती है, तो वहाँ पर एक दाब काम करता है और उस दाब का कांस्टेंट मान कितना होता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन रखे गए हैं, 75 से ज़्यादा होगा, 10 से ज़्यादा होगा, 35 से ज़्यादा होगा, 50 से ज़्यादा होगा। बिल्कुल, जिसको नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, इसमें होता क्या, जो रुधिर आता है उसका दाब 70 mmHg होता है और इसके अंदर जो कोलोइडी विलियन पाया जाता है उसका दाब होता है 30 mmHg और इसके अंदर संपुट के दाब होता है 20 mmHg। तो इसको निकालते हैं इसमें से तो लगभग आता है 20 mmHg। तो 20 तो इसमें है नहीं, प्लस 10 दे रखा है, तो इसका मतलब अपने पास में 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना कि जो प्राणनिस्यंदन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए आवश्यक जो दाब होता है उसका मान कितना होता है? 20 mmHg होता है। तो 10 वगैरह वगैरह दिया हो तो भी आपको यहाँ पहुँचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हेनले का लूप किन में पाया जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। हेनले का लूप किन में पाया जाता है? जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन का डायग्राम इस प्रकार से, तो देखो इसके अंदर क्या क्या होता है, बोमेन संपुट, गिरवा वाला भाग, उसके बाद में पीसीटी वाला भाग और यू आकृति का हेनले का लूप और डीसीटी और संग्राहक नलिका पाई जाती हैं। अब किडनी की जो हमने ओतिकी पढ़ी थी उसमें दो भाग होते हैं, एक इसका कोटेक्स वाला भाग, बाहरी भाग कोटेक्स होता है, और ये मेडुला वाला भाग मध्यांश वाला भाग होता है। तो इस नेफ्रॉन का कौन सा भाग कोटेक्स में पाया जाता है और कौन सा भाग मेडुला में पाया जाता है, इस डायग्राम के माध्यम से समझ लो। तो देखो बच्चों, मेलपिगी काय, मेलपिगी काय किसे कहते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक तो देखो ये बोमेन संपुट प्यालेनुमा भाग, और जैसे इसके अंदर अभिवाही धमनी आकर के केसिका गुच्छ बनाती है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, दोनों को मिलाकर के मेलपिगी काय कहते हैं। तो मेलपिगी काय किस में पाया जाता है? वलकुट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वलकुट में। वलकुट में और कौन होता है? तो वलकुट में पीसीटी होता है और डीसीटी पाया जाता है। अब कौन कौन से भाग बच गए? एक तो हेनले का लूप बच गया, एक संग्राहक नलिका बच गई। ये बच्चों पाई जाती है मेडुला के अंदर। तो अगले ने किसका पूछा है? हेनले का लूप का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला के अंदर। बिल्कुल कर लेंगे, डेफिनेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः किस रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं? देखो, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः किस रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं? देखो, टेडपोल में यूरिया, वेस्क में अमोनिया, टेडपोल में अमोनिया, वेस्क में यूरिया, दोनों में यूरिया। और डी ऑप्शन आपके सामने है 4 नंबर ऑप्शन, टेडपोल में यूरिया एवं वेस्क में यूरिक अम्ल। ये 4 ऑप्शन दिए गए। टेडपोल की बात कर रहा है तो एक तो दिमाग में आप ये ले लेना यहाँ पर कि ये किसकी बात कर रहा है? मेंढक की बात कर रहा है। बच्चों, कल की क्लास में हमने ये जाना था कि मेंढक जो होता है उसकी टेडपोल अवस्था जो होती है वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है, और उसका वेस्क जो होता है वो किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो 2 नंबर अपना ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बिल्कुल। बढ़ो आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 7 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सबसे कम मात्रा पाई जाती है? कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सबसे कम मात्रा पाई जाती है? एक जमाना था जब पीएमटी सीपीएमटी के नाम से नीट को जाना जाता था, तो 1984 के अंदर ये क्वेश्चन आया था सीपीएमटी के अंदर कि कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सबसे कम मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यकृत शिरा, 2 नंबर वृक्क शिरा, और तीसरा है यकृत निवाहिका शिरा, और चौथा है वृक्क धमनी। बिल्कुल पहचान कीजिए। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, वृक्क शिरा जो होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वृक्क शिरा जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि वो जो रुधिर वाहिनी होती है उसमें यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, किन में अमोनिया प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है? बिल्कुल, इन देखो 4 ऑप्शन के अंदर उभयचर, पक्षी, टेडपोल, श्रीसर्फ। देखो ध्यान देना, किसके अंदर अमोनिया जो है वो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? उभयचर के अंदर होता है, पक्षी के अंदर होता है, टेडपोल के अंदर होता है, श्रीसर्प के अंदर होता है। बिल्कुल, यदि आपने पिछले 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर गौर फरमाया हो तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लेंगे। देखो, मेंढक की टेडपोल अवस्था जो होती है वो मोस्टली अमोनिया का उत्सर्जन करती है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है? बिल्कुल, कई बार मूत्र में रक्त दिखाई देता है, आरबीसी आ जाती है, इसको क्या कहा जाता है? एनीयूरिया कहा जाता है, हिमेटोयूरिया कहा जाता है, ग्लाइकोस्यूरिया कहा जाता है, कीटोयूरिया कहा जाता है। बिल्कुल पहुंच जाइए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमेटोयूरिया। देखो, आपको याद रख लेना, हिमेटोक्रीट जो होती है ना, वो कुल रक्त कणिकाओं की मात्रा होती है, उससे हिंट मिल जाती है हिमेटोयूरिया, हिमेटोक्रीट, इस प्रकार से। तो देखो, यदि आपको मूत्र के अंदर रक्त कणिकाएं दिखाई देती है तो उसको क्या कहा जाता है? हिमेटोयूरिया कहा जाता है। मूत्र का नहीं होना एनयूरिया है, ग्लाइकोसूरिया जिसमें ग्लूकोज की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। बोमेन संपुट में रक्त लाने वाली रुधिर वाहिनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1983 में आया हुआ है कि बोमेन संपुट में रुधिर लाने वाली नलिका कौन सी होती है? देखो, पुणे डायग्राम बना लो। ये आपके सामने बोमेन संपुट, और बोमेन संपुट के अंदर लगभग 50 नलिकाकार संरचनाएं आती हैं जिनको अभिवाही धमनी के नाम से जानते हैं, और ये बोमेन संपुट के अंदर रक्त लाने का काम करती है। और याद रखना, ये जो अभिवाही धमनी जो होती है इसका व्यास जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इसका व्यास क्या होता है? कम, और इसको क्या कहा जाता है? अपवाही धमनी कहा जाता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति जो भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण नहीं करता
उसके उत्तर में हो सकता है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देने का प्रयास करना है। एक व्यक्ति जो भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण नहीं करता, खाना नहीं खाता है, वो पेय पदार्थ ग्रहण नहीं करता है, तो उसके उत्तर में क्या हो सकता है? अल्प ग्लूकोज हो सकता है, कम यूरिया हो सकता है, अधिक यूरिया हो सकता है, कम वसा हो सकती है। कम वसा, ये लिखा हुआ कम मतलब ग्लूकोज और वसा हो सकती है। तो बिल्कुल पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति जो भोजन व पेय पदार्थों का कम प्रयोग करता है या उनको ग्रहण ही नहीं करता है, तो उसके उत्तर में क्या हो सकता है? तो बच्चों याद रखना, कम क्या मिलेगा उसके अंदर? यूरिया मिलेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने अपने भोजन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन ग्रहण की, ये किसका उत्सर्जन करेगा? बड़े दमदार क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने भोजन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन ग्रहण की, ये किसका उत्सर्जन करेगा? तो पहचान कीजिए, वो सीधी सी बात है, किसका करेगा? यूरिया का करेगा। देखो यूरिया जो होता है वो एमिनो अम्ल प्रोटीन के बहुलक होते हैं, उन्हीं से बनती है। जब प्रोटीन और एमिनो एसिड टूटते हैं तो उनके अपघटन से किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। तो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहा है तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म ज़्यादा कंप्लीट होगी, तो वहाँ पर किसका निर्माण होगा? यूरिया का निर्माण होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑर्निथिन चक्कर जो है, ऑर्निथिन चक्कर में ओर्जिनेज, ध्यान देना, ऑर्निथिन चक्कर में ओर्जिनेज एंजाइम पाया जाता है जो ऑर्जिनिन को किस में तोड़ता है? बच्चों ऑर्निथिन चक्कर जो होता है वो यकृत कोशिका के अंदर चलता है और यूरिया का निर्माण करता है। एक तो टारगेट सीधा सीधा आपको ये याद रखना, ऑर्निथिन चक्कर किस में चलता है? यकृत कोशिका के अंदर चलता है और किसका निर्माण करेगा? यूरिया का निर्माण करेगा। अब देखो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन में देखो आपको क्या दे रहा है? सिट्रुलिन एवं अमोनिया, ऑर्निथिन व अमोनिया, ऑर्निथिन एवं यूरिया, सिट्रुलिन एवं यूरिया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर का पहचान कीजिएगा। देखो 1 नंबर और 2 नंबर को तो काट दीजिएगा क्योंकि इसमें यूरिया नहीं है, ये 2 आपके सामने आए हैं। तो याद रखना ऑर्निथिन में तोड़ेगा उसको और किस में तोड़ देगा? यूरिया में। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते दमदार क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। खरगोश एवं मानव के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ करके आंसर देना है और कमेंट में बताना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा। देखो 3 प्रकार की किडनी पाई जाती है, प्रोनेफ्रिक प्रकार की, मेसोनेफ्रिक प्रकार की और मेटानेफ्रिक प्रकार की। यदि याद हो तो इस प्रकार से नेफ्रोटोम प्लेट बन जाती है और नेफ्रोटोम प्लेट जो होती है उसके अग्रभाग से जो किडनी बनती है उसको तो कहा जाता है प्रोनेफ्रिक प्रकार की, उसके मध्य भाग से बनने वाली को मेसोनेफ्रिक प्रकार की और इसके अंतिम भाग से बनने वाली को मेटानेफ्रिक प्रकार की कहा जाता है। बच्चों जब भ्रूणीय अवस्था के अंदर डेवलपमेंट होता है तो एक नेफ्रोटोम प्लेट निकलती है। कौन सी प्लेट निकलती है? नेफ्रोटोम प्लेट निकलती है जो नेफ्रोस इकाइयों से मिलकर के बनी होती है और ये नेफ्रोस इकाइयाँ तो आगे जाकर नेफ्रॉन में बदल जाती है और नेफ्रोटोम प्लेट जो होती है वो किडनी में बदले जाती है। तो अब इस हिंट के माध्यम से आपको बताना है। हाँ थोड़ा और बता देता हूँ, ये जो 3 नंबर वाला जो भाग है मेटानेफ्रिक वाला, ये जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड किडनी मानी जाती है। अब आप बता देना इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं, मेलपीगी संवेदाणु किस में पाए जाते हैं? मेलपीगी काय किस में पाए जाते हैं? तो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो बोमेन संपुट वाला भाग है, देखो इस प्रकार से इसके अंदर रुधिर कोशिकाओं का जाल और ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं मेलपीगी काय। और ये किस में पाया जाता है? तो किडनी के कोर्टेक्स भाग में पाया जाता है। किस में भाग में पाया जाएगा? किडनी के कोर्टेक्स भाग में पाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केशिका गुच्छ निस्यंद में उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण किस में होता है? अब देखो काम की बात, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म हो गई यहाँ पर, बिल्कुल बोमेन संपुट में। और बोमेन संपुट से अब जो तरल छन करके बोमेन संपुट की गुहा में आ गया, इसको हम बोलेंगे निस्यंद। इसको क्या बोला जाएगा? निस्यंद, या इसको केशिका गुच्छ निस्यंद के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर देखो ये जो तरल नीचे आया है, इसके अंदर उपयोगी और अनुपयोगी दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इस उपयोगी मटेरियल का जो है, ये जो यूजफुल मटेरियल होते हैं, इनका होता है पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो डेफिनेटली देखो बात को समझना, ये पीसीटी के द्वारा भी किया जाएगा, हेनले के लूप के द्वारा भी किया जाएगा, डीसीटी के द्वारा भी किया जाएगा। लेकिन इसमें आने वाला केशिका गुच्छ निस्यंद है उसका 99% पीसीटी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीसीटी। तो संग्राहक नलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्या लिख दिया? पीसीटी के द्वारा किया जाता है। तो समीप कुंडलित सीरा, ध्यान रखना भाई, यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ मैं इस प्रकार से। तो ये वाला जो भाग है ये पीसीटी वाला है, समीप कुंडलित सीरा, जिसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कहते हैं, और उसके द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
हाँ, संग्राहक नलिका तो वैसे नेफ्रॉन का भाग ही नहीं माना जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मानव वृक्क में 24 घंटों के दौरान कुल निस्पंदन की मात्रा कितनी होती है। वेरी नाइस क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइनों से उठाए हुए क्वेश्चन है कि मानव वृक्क में 24 घंटों के दौरान कुल निस्पंदन का निर्माण होता है। तो देखो, मनुष्य एक दिन में या 24 घंटे के अंदर 180 लीटर निस्पंदन का काम करता है। देखो कितना बनाता है, 180 लीटर निस्पंदन बनाता है। यानी केशिका गुच्छ वाला जो भाग है, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, यानी फिल्ट्रेशन के अंदर 180 लीटर निस्पंदन बनता है। और इसका केवल कुछ भाग यानी 1% भाग जो होता है वो ही किस में बदलता है, मूत्र में, यानी 1.5 लीटर मूत्र में बदलता है। बाकी सारे का क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ पर 180 लीटर होना चाहिए, 1.8 लीटर, 8 लीटर, 18 लीटर, 180 लीटर। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डायबिटीज मेलिटस का रोगी अधिक पानी पीता है क्योंकि मूत्र के साथ हानि होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप बता सकते हैं। देखो, शुगर से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो बार बार पानी पीता है क्योंकि वो मूत्र के साथ में किसका निष्कासन करता है, तो ग्लूकोज का निष्कासन करता है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा हार्मोन है जो केशिका गुच्छ निस्पंदन से पानी के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। देखो, केशिका गुच्छ निस्पंदन से पानी के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। एक बार फिर डायग्राम देखो, सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनको डायग्राम के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपके पास में पीसीटी वाला और ये हेलने के लूप वाला भाग होता है और ये डीसीटी वाला भाग होता है। बच्चों, ये डीसीटी वाला भाग है, वहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिसको वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है, जल में पुनः अवशोषण की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इसे मूत्र विरोधी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। वेसोप्रेसिन हार्मोन को किसके नाम से जानते हैं, इसे मूत्र विरोधी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे पिटोसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। वासा रेक्टा किसके चारों ओर परिनलिकीय कोशिकाएं हैं। देखो, किसके चारों ओर परिनलिकीय कोशिकाएं हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, वासा रेक्टा क्या होता है पहले तो आपको ये जानना। तो इस प्रकार से पीसीटी और पीसीटी आगे जाकर किस में चलती है, हेनले के लूप में चलती है। इसके चारों ओर पाया जाता है वासा रेक्टा जो नलिकीय परिनलिका का निर्माण करता है। तो हेनले के लूप। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मिक्चुरेशन या मिचुरेशन के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये, रक्त से यूरिया को हटाना, यूरिक अम्ल को हटाना, मूत्र को बाहर निकालना, वसाओं को हटाना। तो क्या होता है मिक्चुरेशन, तो याद रखना मूत्र को बाहर निकालना क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने का प्रयास करना है। वृक्क की अभिवाही धमनिका का व्यास होता है अपवाही धमनिका के तुल्य होता है, अपवाही धमनिका से छोटा होता है, अपवाही धमनिका से बड़ा होता है और अपवाही धमनिका अनुपस्थित होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पुनः उसी बोमेन संपुट का डायग्राम बना लो। ये बोमेन संपुट वाला भाग हुआ, ये अभिवाही धमनी है, डायग्राम के माध्यम से समझो और देखो, और ये अपवाही धमनी है। तो बच्चों, अभिवाही धमनी जो होती है उसका व्यास जो होता है अपवाही धमनी से बड़ा होता है। याद रखना इस बात को, अपवाही धमनी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो तभी तो किसकी विधि होती है, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की विधि होती है। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पक्षियों के उत्सर्जन में यूरिक अम्ल तथा यूरेट्स अवस्था में पाए जाते हैं, इसमें सहायता करते हैं। देखो, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। एक तो ये देखो क्वेश्चन आ गया कि पक्षी जो है वो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यूरिक अम्ल तथा यूरेट्स अवस्था में पाए जाते हैं। ये किस में सहायता करते हैं, शरीर के तापमान को कंट्रोल करते हैं, अधिक जल को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जल को संरक्षित करने में मदद करते हैं और शरीर से जल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। देखो, ये जो यूरिक एसिड बनता है ये जल को संरक्षित करने का काम करता है। तो 3 नंबर ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शरीर के जल को संरक्षित करने में क्या काम करता है, पक्षी जो होते हैं वो अमोनिया को किस में बदल देते हैं, यूरिक एसिड में, यूरेट्स में बदले देते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सरलतम उत्सर्जी अंग है। चैप्टर के शुरुआत में ये हम चर्चा कर चुके हैं कि निम्न में से सरलतम उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा, कुपिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं, नेफ्रिडिया, वृक्क। इनमें से कौन सा सरलतम नॉर्मल ऑर्गन माना जाता है। याद करो, ज्वाला कोशिका, कुपिका, नेफ्रिडिया, वृक्क। देखो याद आया होगा, ये ज्वाला कोशिका और इसके साथ में आपको ये बोल सकते हो इसको प्रोटोनेफ्रिडिया।
क्या बोल सकते हो इसको? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटी हेलमिंथेज के सदस्य रोटीफार एनिलिडा का कोई सदस्य इनके अंदर पाया जाता है। तो इसमें ज्वाला कोशिका जो होती है वो सरलतम ऑर्गन माना जाता है। ज्वाला कोशिका को फ्लेम सेल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, मूत्र की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? देखो मूत्र में जो गंध आती है उसका कारण क्या है? उसका कारण है यूरिया, उसका कारण है यूरिक एसिड, उसका कारण है यूरिनोड पदार्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखना, मूत्र में जो अभिलाक्षणिक गंध आती है उसका कारण माना जाता है यूरिनोड पदार्थ को। किसको माना जाता है? यूरिनोड पदार्थ को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बड़े गौर से समझना और याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है? 4 विटामिन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, विटामिन सी, बी, ई और के। ये 4 विटामिन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कौन सा विटामिन होता है जो मनुष्य के मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। चलो ध्यान रखना, विटामिन सी जो होता है मानव के मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृक्क नलिकाओं में परिवर्तनशील देहली पदार्थ, वृक्क नलिकाओं में परिवर्तनशील देहली पदार्थ जो है जल व ग्लूकोज, यूरिया व यूरिक अम्ल, ग्लूकोज व एमिनो अम्ल के लिए और जल व लवण के लिए। देखो ये देहली मान जो होता है उच्च देहली मान होता है, निम्न देहली मान होता है, अदेहली मान होता है। तो ध्यान रखना, क्या पूछा इसने? सीधा पूछ लिया, परिवर्तनशील देहली मान पदार्थ जो होता है वो किसके लिए लागू होता है? जल व लवण के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन, किडनी के कोर्टेक्स क्षेत्र में एक को छोड़कर सभी संरचनाएं पाई जाती हैं, कौन सी? देखो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं 4 संरचनाएं, इनमें से एक जो संरचना है उसको छोड़कर सारी की सारी कोर्टेक्स में पाई जाती हैं। तो आपको वो ढूंढना है जो कोर्टेक्स में नहीं पाई जाती है। पहले क्वेश्चन की भाषा को समझना है। वृक्क के कोर्टेक्स में एक को छोड़कर सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। बोमेन संपुट, दूरस्थ कुंडलित शिरा, अधिकांश संग्राहक नलिका, मेलपिगी इकाई। तो बिल्कुल आपके दिमाग में आया होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो संग्राहक नलिका जो होती है वो नेफ्रॉन का भाग नहीं मानी जाती है। और ये किस में पाई जाती है? मेडुला में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मेडुला में। और मेडुला में कौन पाया जाता है? तो हेनले का लूप पाया जाता है। तो याद रखना, संग्राहक नलिका और हेनले का लूप तो किस में पाए जाएंगे? मेडुला में। और बाकी जितने भी नेफ्रॉन के भाग हैं वो सारे के सारे कोर्टेक्स में पाए जाते हैं। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। यदि अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से कम होता तो क्या घटित होता? वेरी नाइस क्वेश्चन है। यदि अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से कम हो जाता तो क्या घटित होता? तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि इसके बारे में क्या कहना चाहता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्राणस्पंदन की क्रिया धीमी होती, प्राणस्पंदन संभव नहीं हो पाता, प्राणस्पंदन बंद होता और नलिका श्रवण शुरू हो जाता। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है कि प्राण स्पंदन बंद हो जाता और नलिका श्रवण शुरू हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होगा कि इसमें प्राण स्पंदन बंद हो जाता है और नलिका श्रवण शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वृक्काणु के कौन से भाग पर एल्डोस्टेरोन का प्रभाव डालता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो किस पर डालेगा प्रभाव? यानी डीसीटी के ऊपर डालेगा, दूरस्थ कुंडलित शिरा के ऊपर डालेगा। अगला क्वेश्चन, स्तनीय नेफ्रॉन में यदि हेनले का लूप न हो तो निम्न में से कौन सी संभावना होगी? देखो सरल प्रकार का क्वेश्चन जो है वो नीट की एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं और जो दिमाग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है? सरल प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कम देखने को मिलते हैं। स्तनीय नेफ्रॉन में यदि हेनले का लूप न हो तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना होती है? मूत्र निर्माण नहीं होगा। मूत्र देखो क्या लिखा, निर्मित मूत्र की गुणवत्ता एवं मात्रा में कोई खास अंतर नहीं होगा और मूत्र अधिक सांद्रित होगा, मूत्र अधिक तनु होगा। अगला कहना क्या चाहता है कि देखो हेनले का लूप न हो तो हेनले का लूप जो होता है वो अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है। याद रखना, किसका अवशोषण करता है? अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है। थोड़ा बैरियर था इस टेबल का। स्तनीय नेफ्रॉन में यदि हेनले का लूप न हो तो निम्नलिखित में किसकी संभावना अधिक होगी? मूत्र निर्माण नहीं होना, निर्मित और मूत्र की गुणवत्ता एवं मात्रा में कोई खास अंतर नहीं हो पाएगा और मूत्र अधिक सांद्रित होगा, मूत्र अधिक तनु होगा। तो बिल्कुल देखो हेनले का लूप नहीं होगा तो मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ेगी? जल की मात्रा बढ़ेगी और जल की मात्रा बढ़ेगी तो मूत्र की जो सांद्रता हो जाती है वो कैसी हो जाती है? वो तनु प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से किस में कॉकरोच, केंचुआ एवं खरगोश में उत्सर्जी अंगों का क्रमशः सही क्रम दिया गया है?
क्रम से पढ़ना है। कॉकरोच पूछा है, केंचुआ पूछा है, खरगोश पूछा है। देखो त्वचा, मेलपीगी नलिका और वृक्क दिया हुआ है। मेलपीगी नलिका नेफ्रिडिया वृक्क दिया हुआ है। नेफ्रिडिया मेलपीगी नलिका और वृक्क दिया हुआ है। नेफ्रिडिया वृक्क और ग्रीन ग्लैंड दिया हुआ है, ग्रीन ग्लैंड दिया हुआ है। तो इसमें 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से बताना है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो बच्चों याद रखना, कॉकरोच जो होता है उसके अंदर पाई जाती है मेलपीगी नलिका। क्या पाई जाती है? मेलपीगी नलिका। और केंचुए में क्या पाया जाता है? नेफ्रिडिया। और खरगोश में क्या पाया जाएगा? खरगोश तो मनुष्य के समान, तो इसमें क्या पाया जाएगा? वृक्क किडनी पाई जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कार्य वृक्क द्वारा संपन्न नहीं होता? वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसा कौन सा कार्य है इन चार में से जिसको किडनी संपन्न नहीं करती है? ऑप्शन नंबर 1 उत्सर्जन, प्रासरण नियमन, रक्त का आयतन नियंत्रण करना और मृत रुधिराणु या रक्त कोशिकाओं का अपघटन करना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बिल्कुल देखो ये तो करता है, तो इसका मतलब तो ये नहीं हो सकता। प्रासरण नियमन होगा, रेगुलेशन तो करना पड़ेगा। रक्त आयतन नियंत्रित करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन मृत आरबीसी जो है उनका अपघटन नहीं करेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्तनधारियों में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन के रूप में उत्सर्जित होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका आंसर, ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बच्चों को खुद को देना है। 35 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की दूरस्थ स्रावी नलिका में जल का पुनः अवशोषण नियंत्रित किया जाता है। अब इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। CPMT 1984, 91, 202, 2002, 2002 और MP, PMT। ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको ध्यान रख लेना बच्चों। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन पर निर्भर करता है, जिसको ADH के नाम से जानते हैं और जिसको वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, जिसको मूत्र विरोधी हार्मोन के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बोमेन संपुट में अल्प निस्यंदन के कारण निम्न में से एक क्रिया नहीं होती। बोमेन संपुट में अल्प निस्यंदन के कारण निम्न में से एक क्रिया नहीं होती। देखो क्या, शरीर में द्रव्य संग्रहित हो जाता है, रक्त दाब में वृद्धि हो जाती है, रक्त यूरिया की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और मूत्र में ग्लूकोज की हानि होती है। बिल्कुल जानिए क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास कीजिए। बोमेन संपुट में अल्प निस्यंदन होने के कारण से तो देखो क्या होगा भाई, ध्यान रखना कि मूत्र में ग्लूकोज की हानि होती है। अल्प निस्यंदन होगा तो ग्लूकोज नीचे नहीं आएगा छन करके, तो ऊपर ही रह जाएगा। किसके अंदर रह जाएगा? बोमेन संपुट में ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूत्र में एल्बुमिन आने का कारण क्या है? जब मूत्र में एल्बुमिन आ जाए तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों एल्बुमिन आने का कारण रक्त दाब में वृद्धि हो जाना, रक्त के प्रासरण दाब में कमी हो जाना, रक्त के प्रासरण दाब में कमी हो जाना और मेलपीगी कॉर्पस के नष्ट होने के कारण ऐसा हो सकता है। पीसीटी नलिकाओं के नष्ट होने के कारण ऐसा हो सकता है। तो याद रखना, जब मेलपीगी नलिकाएं टूट जाएं या नष्ट हो जाएं तो क्या होता है? एल्बुमिन जो होता है वो मूत्र में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। कशेरुकियों में मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण से मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किडनी में पथरी का एक ठोस समूह होता है। हाँ बिल्कुल, जब पथरी बन जाती है यानी किडनी स्टोन जो बनता है तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट यूरिक एसिड पाया जाता है, फॉस्फेट एवं यूरिक एसिड पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एवं यूरिक एसिड पाया जाता है, कैल्शियम मेटाबाइक सल्फाइड एवं यूरिक एसिड पाया जाता है। बच्चों याद रखना, कैल्शियम ऑक्जेट और यूरिक एसिड के कारण से बनती है। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्जेट तो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, कुछ मात्रा में फॉस्फेट, तो आपको याद रखना है कि फॉस्फेट एवं यूरिक एसिड के कारण से क्या बन जाता है? किडनी स्टोन बन जाता है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आपको 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न 4 में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन देखो, निम्न 4 में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है? बोमेन संपुट, DCT, हेनले का लूप, संग्राहक नलिका। तो बिल्कुल कई बार चिल्ला चुका हूं अब तक इस क्वेश्चन के बारे में कि वास्तव में संग्राहक नलिका को क्या नहीं मानते? नेफ्रॉन का भाग नहीं मानते। ये क्या काम करती है? नेफ्रॉन और मूत्रवाहिनी को जोड़ने का काम करती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायूरेसिस एक विशेष रोगजनक अवस्था होती है जिसके कारण मूत्र का उत्सर्जन बढ़ जाता है, मूत्र का उत्सर्जन कम हो जाता है, ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, विद्युत अपघट्यों का सांद्रण कम हो जाता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखा गया कि डायूरेसिस एक रोगजनक अवस्था होती है जिसके कारण, तो आपको ध्यान होगा कि डायूरेसिस जो होता है उसको मूत्र लता के नाम से भी जानते हैं।
तो क्या होता है, मूत्र का उत्सर्जन बढ़े जाता है। बिल्कुल, डायूरेसिस जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो जाएगा तो जल की मात्रा बढ़ेगी, तो इसको मूत्र का उत्सर्जन माना जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 42 क्वेश्चन जो देखो, कौन सा कार्य किडनी का नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं 4 कार्य लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा कार्य है जो किडनी नहीं कर सकती। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, दोबारा रिपीट किया गया। ऑप्शन इस बार चेंज है। रक्तदाब का नियमन करना, यूरिया का निष्कासन करना, द्रव्य की अम्लता का कंट्रोल करना, एंटीबायोटिक का सिक्रीशन करना यानी श्रावण करना। तो अनुमान लगाओ, क्या रक्तदाब का नियमन किडनी नहीं करती? बिल्कुल करती है। तो ये तो होता है यूरिया निष्कासन, द्रव्य की अम्लता का नियंत्रण, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, एंटीबायोटिक का श्रावण करना किडनी का काम है, नहीं होता। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृक्क में मूत्र के निर्माण की क्रिया का क्रम है। बिल्कुल, देखो पहले तो आपको ये याद रखना है कि मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है, तो वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जिसको नेफ्रॉन कहते हैं उसके अंदर होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है कि इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो पदार्थ नीचे आ गया पीसीटी डीसीटी हेलने के रूप में, उसमें लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर पुनः अवशोषण भी 2 नंबर पे आया। उसके बाद में ट्यूबुलर श्रावण होता है यानी नली के स्राव होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो देखो मूत्र निर्माण में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेलने पास या हेलने लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है। वेरी नाइस क्वेश्चन। हेलने पास की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है? ग्लूकोज के लिए होती है, अमोनिया के लिए होती है, सोडियम के लिए होती है, जल के लिए होती है। ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। ये जो हेलने का लूप होता है उसकी 2 भुजा होती है, असेंडिंग और डिअसेंडिंग, आरोही और अवरोही भुजा। इसकी जो आरोही भुजा होती है वो सोडियम के लिए पारगम्य होती है। किसके लिए पारगम्य होती है? सोडियम के लिए। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। भीगे एवं ठंडे मौसम में हम मूत्र त्याग अधिक क्यों करते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। आप बता सकते हो ऐसा सब में होता है कि जब ठंड का मौसम होता है तो मूत्र निष्कासन की उत्तेजना होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा किसके कारण से होता है? नेफ्रॉन द्वारा जल अवशोषण में रुकावट होने से। 1 नंबर ऑप्शन में रखा गया। किडनी अधिक एक्टिव हो जाती है, पसीना कम आता है, एंटी डायूरेटिक का स्राव बढ़ जाता है। बताओ ऐसा किसके कारण से होता है? तो आपको याद रखना है पसीना कम आता है जिसके कारण से ऐसी घटना घट जाती है। अगला क्वेश्चन, किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने नई नई चीज़ें आई हैं। देखो क्या होता है कि किडनी कौन से हार्मोन का स्राव करती है? गैस्ट्रिन, इरिथ्रोपोइटिन, गैस्ट्रिन, इरिथ्रोपोइटिन, सिक्रीटिन, इरिथ्रोपोइटिन और इसके अलावा लिखा हुआ है एल्डोस्टेरोन। 4 हार्मोन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किडनी कौन सा हार्मोन का स्राव करती है? तो बच्चों याद रख लेना, इरिथ्रोपोइटिन, जिसको एरिथ्रोपोइटिन भी लिखा जा सकता है और जिसको इरिथ्रोपोइटिन भी लिखा जा सकता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्राव किस के द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उभयचरों में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है? अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल हो गया है क्योंकि कई बार दोहराया जा चुका है कि जो उभयचर प्राणी होते हैं उनकी किडनी किस प्रकार की होती है। तो होलोनेफ्रिक प्रकार की होती है, मेसोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक प्रकार की होती है, या फिर उसकी किडनी मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। तो याद रख लेना उभयचर जो प्राणी होते हैं उनके अंदर किडनी किस प्रकार की पाई जाती है? मेसोनेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। ब्लड डायलिसिस कहलाता है। देखो ब्लड डायलिसिस क्या कहलाता है? रुधिर अपोहन किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल लंग्स को कहते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट को कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी को कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किस में इन 4 ऑप्शन में से किसको क्या कहा जाता है? रुधिर अपोहन कहा जाता है, ब्लड डायलिसिस कहा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको क्या कहा जाता है? ये जो कृत्रिम जो वृक्क होता है उसको क्या कहा जाता है? रुधिर अपोहन कहा जाता है। देखो किसी दुर्घटना के कारण से, चोट लगने के कारण से, संक्रमण के कारण से जब किडनी खराब हो जाती है तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त में बढ़ी हुई यूरिया की मात्रा को यूरेमिया के नाम से जानते हैं। इस समय पेशेंट को आर्टिफिशियल किडनी की आवश्यकता होती है और उसमें रुधिर अपोहनी विधि के द्वारा यूरिया को अलग किया जाता है। तो बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल किडनी हो जाएगा। अब देखो कौन से जंतु यूरिकोटेलिक हैं? यूरिकोटेलिक की बात कर रहा है अगला। रोहू और मेंढक, रोहू और मेंढक आया पहले ऑप्शन के अंदर। छिपकली और कोबा, ऊंट और मेंढक, केंचुआ और बाज।
बिल्कुल। किसकी बात कर रहा है? यूरिकोटेलिक, यूरिया उत्सर्जी की बात कर रहा है। बच्चों मेंढक के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, एम्फीबियस संघ का प्राणी है। इसकी जो टेडपोल होती है वो तो अमोनिया का उत्सर्जन करती है और इसका वेस्क जो होता है वो यूरिया का। तो पहला ऑप्शन को तो ये मेंढक खराब कर रहा है। इसके बाद में छिपकली और कौवा 2 नंबर पे दिया हुआ है। 3 नंबर में ऊंट के साथ फिर मेंढक आई, फिर से खराब हो गया। बच्चों फिर क्या दे रखा? केंचुआ और बाज। बाज पक्षी में आता है तो ये हो सकता है कि यूरिक एसिड को उत्सर्जित कर दे, लेकिन केंचुआ भी आया है। तो आपको याद रखना है इसके में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छिपकली और जो कौवा होते हैं वो क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। चलो बढ़ो आगे वाले क्वेश्चन की ओर। यदि रक्त में एडीएच का स्तर कम हो जाए, लेवल गिर जाए एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, तो मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, मूत्र का आयतन घट जाएगा, मूत्र का आयतन सामान्य हो जाएगा, और अगले ने दिया हुआ है 4 नंबर में कि मूत्र के आयतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन डीसीटी के अंदर, ऐसे आपको याद रखना है कि डीसीटी के अंदर जल के अवशोषण को बढ़ाता है। यदि इसका स्तर कम हो जाएगा तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ेगी, और मूत्र में जल की मात्रा बढ़ेगी तो बच्चों मूत्र का आयतन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः मानव मूत्र मानव रक्त के मुकाबले में होता है अल्प प्रासरी होता है, अति प्रासरी होता है, सम प्रासरी होता है। विलयन 3 प्रकार का होता है, अल्प प्रासरी, अति प्रासरी, सम प्रासरी। तो किसकी बात कर रहा है? मानव मूत्र की बात कर रहा है, रक्त के साथ में कंपैरिजन कर रहा है। तो याद रखना बच्चों कैसा होता है? अति प्रासरी प्रकार का होता है। बिल्कुल प्रत्येक आंसर का कमेंट देना, कमेंट के साथ में बताना कि क्लास किस प्रकार की लगी। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन बड़े ही दमदार आपके सामने रखे जा रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस एक ही क्लास में लगभग पूरे चैप्टर को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ग्लोमेरुलस का मुख्य कार्य होता है रक्त का निस्यंदन कर देना, जल का अवशोषण करना, सोडियम का अवशोषण करना, मूत्र का सांद्रण करना। बताओ ग्लोमेरुलस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि बोमेन संपुट के अंदर केसी का गुच्छ पाया जाता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और वो क्या करता है? रक्त का फिल्ट्रेशन करता है, रक्त का निस्यंदन करता है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यूरिक अम्ल में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। देखो यूरिक अम्ल में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है किसका उत्सर्जी पदार्थ है? कीटों का, केंचुए का, उभयचरों का, इसके अलावा स्तनधारी का। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि यूरिक एसिड इनमें से किसका है। तो आपको याद रखना बच्चों कीटों का क्या माना जाता है? ये उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंढक का वृक्क होता है प्रोनेफ्रिक प्रकार का, मेजोनेफ्रिक प्रकार का, मेटानेफ्रिक प्रकार का। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा, क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि मेंढक का जो वृक्क या किडनी होती है वो किस प्रकार की होती है। बेलिनी की नली या बेलिनाई की नली खुलती है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। मूत्रवाहिनी, रीनल पेपिला, ग्रहणी वाला भाग, डीसीटी वाला भाग। पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये रीनल पेपिला क्या होता है। देखो बच्चों जब इस किडनी की हिस्टोलॉजी ओतिकी के बारे में हम बात करते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स वाला भाग होता है और इसके अंदर मेडुला वाला भाग होता है। ये इसका मेडुला वाला भाग है। इस कॉर्टेक्स वाले भाग में मनुष्य की किडनी के अंदर 8 से 10 त्रिभुजाकार शंक्वाकार आकृति में संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें पिरामिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पिरामिड के। और इस पिरामिड का त्रिभुजाकार भाग तो कॉर्टेक्स की ओर होता है और इसका संकड़ा भाग होता है वो किसकी ओर होता है? मेडुला की ओर। जो इसका संकरा भाग है इसी को कहा जाता है बच्चों रीनल पेपिला। तो शानदार जानकारी आपके सामने रखी गई। रीनल पेपिला किसको कहते हैं कि मानव की किडनी की जब हिस्टोलॉजी पढ़ी जाती है ओते की, तो उसके अंदर मेडुला वाले भाग में त्रिभुजाकार 8 से 10 पिरामिड दिखाई देते हैं। पिरामिड का भीतरी संकरा पतला महीन भाग क्या कहलाता है? रीनल पेपिला कहलाता है। और बेलिनाई की जो नलिकाएं होती है बच्चों वो इसी के अंदर खुलती हैं, रीनल पेपिला के अंदर। तो आपको याद रख लेना है कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम तथा पोटेशियम का अवशोषण कहाँ पर नहीं होता? भी देखो लवणों की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हेलने के लूप में डीसीटी के अंदर लवणों का अवशोषण होता है। किस में नहीं होता? बोमेन संपुट, हेलने का लूप, डीसीटी और पीसीटी। तो देखो बोमेन संपुट का लवणों के अवशोषण में कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दिमाग से आपको क्वेश्चनों का हल निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, तरल पदार्थ जो बोमेन संपुट की गुहा में इकट्ठा होता है वह है। हाँ बिल्कुल, तरल पदार्थ बोमेन संपुट की गुहा में। पहले तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए बोमेन संपुट की गुहा कहाँ है। देखो ये बोमेन संपुट है पूरा का पूरा,
ठीक है, ये वाला भाग, ये वाला जो मैं प्यालेनुमा भाग बना रहा हूँ, ये बोमेन संपुट है। यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ये बोमेन संपुट की गुहा है। तो बोमेन संपुट की गुहा में जो तरल आता है वो उसमें क्या होता है, रक्त प्लाज्मा माइनस रक्त प्रोटीन, ग्लाइकोजन तथा जल, यूरिया, ग्लाइकोजन, जल और यूरिया। तो बच्चों याद रखना, रक्त प्लाज्मा माइनस रक्त प्रोटीन जो होती है, यानी इसके अंदर रक्त की प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो रक्त प्लाज्मा माइनस रक्त प्रोटीन। इस प्रकार का क्वेश्चन 5 से 7 बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण किस में होता है, संग्राहक नलिका में, डीसीटी में, पीसीटी में, हेनले के लूप में। सर जी ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हम बता सकते हैं ग्लूकोज का कंप्लीटली जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो किसके अंदर होगा, पीसीटी के अंदर होगा, यानी यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरिया का निर्माण होता है मूत्राशय में, आहार नाल में, यकृत में, किडनी में। तो ये जो 59 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर भी बच्चों को खुद को देना है और बताना है कि यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। एलिमेंट्री कैनाल, देखो क्या लिखा हुआ है, मूत्राशय, आहार नाल, यकृत और वृक्क, इन 4 में से कोई एक है। चलो बढ़ते 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव वृक्क अमीबा के संकुचनशील वैक्यूल के समकक्ष होता है जब ये किसका उत्सर्जन करता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। मानव की किडनी को अमीबा की वैक्यूल के समान माना जाएगा जब ये उत्सर्जन करेगा। ग्लूकोज का करेगा, अधिक जल का करेगा, यूरिया का करेगा, अमोनिया का करेगा। कॉमन सेंस यूज कीजिएगा कि मानव की किडनी की कंपैरिजन किसके साथ में किया गया है, अमीबा के साथ में किया गया है। और अमीबा कैसा प्राणी है, जलीय प्राणी है। अधिक मात्रा में देखो अमीबा कैसा प्राणी है, जलीय प्राणी है, इस प्रकार का अमीबा होता है। इसके अंदर जलधानी पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती हैं। तो यदि व्यक्ति क्या काम करेगा, देखो क्या कह रहा है कि मानव का वृक्क अमीबा की संकुचनशील वैक्यूल के समकक्ष होगा जब ये किसका उत्सर्जन करेगा, तो अधिक मात्रा में जल का उत्सर्जन करेगा ना, तब इसको किसके समान माना जाएगा, अमीबा के समान माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किडनी द्वारा स्रावित हार्मोन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका आंसर भी आपको देने का प्रयास करना है। गेस्ट्रिन, सिक्रिटिन, इरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन। तो बिल्कुल आपको बताना है किडनी कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। डायूरेसिस अवस्था पहचानी जाती है, मूत्र का अधिक आयतन। डायूरेसिस जो है मूत्रलता, तो सिंपल सा पॉइंट है कि मूत्र का अधिक आयतन हो जाएगा तो उसको डायूरेसिस के नाम से जानते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन की उपापचयी, देखो कौन सा प्रोटीन की उपापचयी अपशिष्ट है। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन आपको सामने रखा गया 63 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा है वो प्रोटीन की उपापचयी की अपशिष्ट से बना है। देखो अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनिया, एलानिन, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन। तो आपको याद रखना है बच्चों, जब प्रोटीन टूटती है तो डेफिनेटली आपको पता ही किसका निर्माण होता है, अमोनिया का, यूरिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आगे बढ़ते हैं। रक्तवाहिनी जो बोमेन संपुट में जाती है, MPPMT 2001, MPPMT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रक्तवाहिनी जो बोमेन संपुट में जाती है, रीनल वेन कहलाती है, रीनल धमनी कहलाती है, अपवाही धमनी कहलाती है, अभिवाही धमनी कहलाती है। 4 आपके सामने रखे गए। वेन का मतलब सीरा हो गया, रीनल का मतलब किडनी हो गया, किडनी सीरा, किडनी धमनी, और अपवाही धमनी का और अभिवाही धमनी। और बात किसकी कर रहा है, जो बोमेन संपुट में जा रही है उसकी बात कर रहा है। तो बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बोमेन संपुट में रक्त लाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है, अभिवाही धमनी का कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृक्क में मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं किससे होकर के प्रवेश करती हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। देखो किडनी की बात करते हैं, जब किडनी का डायग्राम बनाते हैं तो ये मानव का वृक्क हो गया। इसका बाहरी भाग उत्तल होता है और अंदर वाला जो भाग होता है वो अवतल होता है। ये अवतल वाला जो भाग है, इसमें ये जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हाइलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हाइलम के नाम से। इस हाइलम वाले गड्ढे के अंदर वृक्क धमनी प्रवेश करती है, तंत्रिका कोशिका प्रवेश करती है। यहाँ से वृक्क शिरा बाहर निकलती है और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइलम हो जाएगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का विद डायग्राम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे से आपको देखना है और समझना है। क्लास को बाद में भी रिपीट करना है और कमेंट में जरूर बताना कि क्वेश्चन किस प्रकार के थे, आपको कैसी लगी ये क्लास, क्वेश्चन किस प्रकार के थे। नो डाउट डेफिनेटली आपको 5 मई को इन्हीं क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मेरा आपके साथ में दावा रहेगा। ये हम बात करेंगे 5 तारीख को। आगे देखो प्रॉन, देखो प्रॉन का दूसरा नाम मैं साथ साथ में बता ही देता हूँ, झींगा होता है।
एनसीईआरटी के शुरुआत में लिखा हुआ प्रॉन ओब्लिक झींगा। क्रस्टेशियन जो प्राणी होते हैं उनका उत्सर्जी अंग क्या होता है? ग्रीन ग्रंथि होती है, मेलपिगी नलिका, किडनी होती है, नेफ्रीडिया होता है। देखो नेफ्रीडिया होता है, इनके अंदर कौन सा होता है? तो बच्चों याद रखना, जो झींगा है, प्रॉन है, उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं, ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसको श्रृंगिका के नाम से भी जानते हैं, श्रृंगिका ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये जो क्या काम करती है? उत्सर्जन का काम करती है। तो आपको याद रख लेना, प्रॉन, झींगा, ये जो आते हैं क्रस्टेशियन प्राणी जो होते हैं उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं, हरी ग्रंथियां जिसको कहते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति जेजी जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाओं को रेनिन स्रावण के लिए सक्रिय बनाती है? अपने किडनी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिका, वो रेनिन का स्राव करती है। तो बच्चों एक बात और याद रखना, अमाशय जो होता है वो भी रेनिन का स्राव करता है, और इसके अलावा किडनी भी रेनिन का स्राव करती है। देखो, रक्त प्लाज्मा में अधिक सोडियम का होना, रक्त आयतन अधिक होना, उच्च ग्लोमेरुलर रक्त दाब हो जाना, जीएफआर में गिरावट हो जाना। तो देखो क्या होता है, यानी कोशिकाओं के रेनिन स्राव के लिए सक्रिय करती है, तो जीएफआर में गिरावट हो जाएगी ना, तब वो रेनिन को सीक्रेट करती हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और रेट जो लिखी हुई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मानव वृक्क में पथरी किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, मैग्नीशियम फॉस्फेट से बनती है। तो हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, किससे बनती है भाई? क्या लिख दिया? किडनी के बारे में बात कर रहे हैं हम कि किससे बनती है वृक्क, मतलब किडनी का जो स्टोन होता है वो किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। याद रखना, पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। ये मैं पहले ही क्वेश्चन के बारे में रिपीट कर चुका हूँ, जहाँ पर आपने यूरिक एसिड और फॉस्फेट के बारे में लिखा है। आगे देखो, गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर किन परतों से निस्पंदन करता है? बिल्कुल, देखो इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। गुच्छ की कोशिकाओं में ये बोमेन संपुट हुआ, ये बोमेन संपुट वाली दीवार हो गई, यहाँ पर पाई जाती हैं पोडोसाइट सेल्स, और इसके अंदर हो गया रुधिर वाहिनियों का जाल। तो देखो, एक तो गुच्छ की रक्त कोशिकाओं की आंतरिक कला, ये आंतरिक कला यहाँ पर आएगी, और बोमेन संपुट की उपकला, ये बोमेन संपुट की उपकला हो गई, और दोनों के बीच में पाई जाने वाली आधार झिल्ली, ये तीनों ही निस्यंदन करने का काम करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या मानेंगे? करेक्ट मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त वाहिनियों का संकुचन करता है? इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जो रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है? ANF, इसको बोलते हैं बच्चों एट्रियल यूट्रिकल कारक या फैक्टर के नाम से जानते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो ADH होता है, और अपने पास में एल्डोस्टेरोन है और ACTH है। तो याद रखना है कि रुधिर वाहिनियों में जो संकुचन करने का काम होता है वो किसका होता है? ADH का होता है। किसका होता है? ADH का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि मूत्र में सोडियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। इनमें से कौन सा कारक है जो मूत्र में सोडियम के उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करता है? ANF करेगा, और ADH करेगा, ACTH करेगा, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन करेगा। तो देखो, आपको पहले तो आपको ये याद रखना कि ANF होता क्या है। ANF जो होता है ये बहुत शानदार है। ये क्या काम करता है? देखो, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटक फैक्टर के नाम से जानते हैं। और ये क्या काम करता है? यानी सोडियम जो होता है उसके उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करता है। तो A नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मूत्र में कीटोन काय है, कार्योनिक कीटोन काय की उपस्थिति किसके लक्षण है? देखो, डायबिटीज इंसिपिडस के हैं, डायबिटीज मेलिटस के हैं, भूख हड़ताल के हैं, और देखो 2 और 3 दोनों ऑप्शन के इसके अंदर दिए गए हैं। मूत्र में कीटोन काय जब आती है तो इसका क्या कारण हो सकता है? डायबिटीज मेलिटस हो जाए, इंसिपिडस हो जाए, या फिर कोई व्यक्ति लगातार भूख हड़ताल पर बैठ जाए तो उसके अंदर इस प्रकार की घटना हो जाती है। तो बच्चों याद रखना, डायबिटीज जो मेलिटस होता है वो किसको निरूपित करता है? कीटोन काय को निरूपित करता है। और इंसिपिडस किसको करेगा? ग्लूकोज को करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का निष्कासन लार द्वारा होता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन। मानव में लार के द्वारा भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ा जाता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, TMAO और यूरिक एसिड। बच्चों याद रखना, मनुष्य की जो लार होती है उसके अंदर भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वृक्क खराब होने के कारण उत्पन्न होती है? तो बिल्कुल यूरेमिया उत्पन्न होती है। देखो, जब किडनी खराब हो जाती है तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरेमिया के नाम से जानते हैं। बच्चों किसके नाम से जानते हैं? यूरेमिया के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। औसतन प्रतिदिन व्यक्ति कितनी यूरिया का उत्सर्जन करता है?
एक दिन में व्यक्ति कितनी मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करता है? तो याद रखना बच्चों, 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में व्यक्ति क्या करता है? निष्कासित करता है। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, प्रतिदिन वयस्क व्यक्ति कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? एक वयस्क व्यक्ति है, स्वस्थ भी है, तो वो कितना मूत्र निष्कासन करेगा? 1.5 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 0.5 लीटर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर याद रखना, 1.5 लीटर जो होता है वो क्या करता है? निष्कासित करता है मूत्र के रूप में। तो बिल्कुल ये आपके सामने 76 टॉप क्वेश्चन रखे गए हैं। क्वेश्चन को पढ़ना और किसी भी ऑनलाइन क्लास से आप मिलाने का प्रयास करते तो मिलाइएगा, बेझिझक मिलाना। क्वेश्चन का बड़ा कंटेंट जो है बड़ा ही शानदार है बच्चों। पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें आने की पूरी संभावना है। बड़ी मेहनत के साथ में ये PDF बनाई गई थी, बहुत लंबी क्लास चली। शब्दावली भी मतलब कुछ शब्दों के जो अर्थ थे वो भी थोड़े इधर उधर हुए, लेकिन बड़ी शानदार क्लास आपके सामने रखी गई। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस प्रकार की क्लास आपको लगी, और अगली क्लास में फिर से मेरे साथ बने रहिएगा। 5 मई तक लगातार यदि आप प्रयास करेंगे और मैं आपके लिए भरपूर प्रयास करता रहूँगा और सफलता की ओर हम जरूर बढ़ेंगे। मन में यदि ठान लिया तो ठान लिया, यह हमें करके दिखाना, नीट की खोपड़ी में छेद करना बच्चों। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।